दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम राजनीति की पर चर्चा करेंगे, वो भी बिहार की राजनीति। वो तो आपको मालूम है कि नवंबर में ही बिहार में नई सरकार बनी। एनडीए की सरकार ने फिर से एक बार कब्जा किया और 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद को संभाला। उस समय भी ये चर्चा चल रही थी चुनाव से पहले कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सामंजस्य दिख रहा था, लग रहा था कि सरकार तो बनेगी। मैं पहले भी इस प्रकार के एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने ये उम्मीद जताई थी कि सरकार तो बनेगी एनडीए की, लेकिन नीतीश कुमार कितने दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और वो जो मेरी आशंकाएं थी वो सबके सामने सबको दिख रहा है कि ऐसे हालात हो गए हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर अब नीतीश कुमार ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। न्यूज़ में चर्चा में ये चल रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की वही पुरानी टीम, डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और गृह मंत्रालय भी अब की बार सम्राट चौधरी के हिस्से में आ गया। तो धीरे धीरे हालात ऐसे बनते रहे कि नीतीश कुमार के प्रस्थान की जो कहानी पटकथा लिखी जा रही थी वो धीरे धीरे आकर मार्च के महीने में आकर वो पूरी तरीके से उसकी पिक्चर क्लियर हो गई। इधर 1 मार्च को नीतीश कुमार 75 साल के होते हैं और ठीक दो तीन दिन के अंदर ये फैसला कर लिया जाता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राज्यसभा भेजा जा रहा है और नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। ये बात तय हो गई है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद का त्यागने वाले हैं। ये पूरी तरीके से तय हो गया है कि नीतीश कुमार तो बिहार की राजनीति से अब पल्ला झाड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब चुनाव हुए, लोगों ने, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोटिंग की और जिस तरीके से जेडीयू के पास 85 सीट आई, ये पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश की पार्टी को 85 सीट मिली, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट मिली और जितने भी घटक दल थे उनको मुंह मांगी मुराद पूरी हुई उनकी और लगभग 90% की जो वोटिंग हुई उनके पक्ष में हुई। सफलता 90% रही एनडीए की। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की हार, कमर ही टूट गई इस चुनाव में। 50 सीट भी उनके पास नहीं आ पाई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एनडीए ने बिहार के विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया। जहां तीसरी शक्ति के रूप में उभरने वाले प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि जेडीयू को 20-25 सीट भी नहीं मिलने वाली हैं और वो सीएम के रूप में नीतीश कुमार अब सामने नहीं आ पाएंगे। तो समझ लीजिए कि किस तरीके से अब एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ में बिहार में सरकार बनाने में सफल रहा। अब ये बात दूसरी है कि विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि केंद्र की सहायता पर, केंद्र के दबाव में चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कराया। उस एसआईआर के जरिए लाखों वोट काटे गए और नए वोट जोड़े गए, जिनमें कि ये कहा जाता है एसआईआर में कि भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों के वोटरों को इस लिस्ट में जोड़ा गया। यह भी आरोप लगाया गया कि बाहरी प्रदेशों से
बीजेपी शासित राज्यों से ट्रेन भरकर बिहार में वोटिंग कराई गई है, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। वोटिंग में जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए उसमें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए, पूरा एनडीए भारी बहुमत के साथ में बिहार में सरकार बनाने में सफल रहा। 21 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में गिनती आती है। मेरा ये कहना है कि बिहार 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बढ़ा है और इस बजट में कुछ भी जो है खास नहीं है। कोई कार्रवाई और सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है और दुर्भाग्य है, हमने कई बार इस बात को कहा कि बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री जो है मिले। आज भी कल भी देखिए डेली हत्या, अपहरण, गैंग रेप जैसे वारदात हो रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो लोग कर रहे हैं, गांधी जी इसमें क्या दोष है? इसमें गांधी जी का कोई दोष नहीं है। गांधी जी इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन जनता के जनादेश का अपमान माननीय मुख्यमंत्री कभी कर ही नहीं सकते हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा दबाव है। अब बात करते हैं बिहार की पिछले 8-10 महीने की राजनीति के बारे में। चुनाव से पहले बिहार में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में उठापटक नजर आई, उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को संभाल पाएगी या नहीं। लेकिन ये बात तो तय है, जिस तरीके से अमित शाह चाणक्य की भूमिका में आते हैं और सभी घटक दलों को एकजुट रखने में वो सफल रहते हैं। जहां चुनाव से पहले जीतन राम मांझी अलग नाराज दिख रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग नाराज दिख रहे थे, चिराग पासवान भी सीट शेयरिंग को लेकर नाखुश दिखे। लेकिन ये तो सबको मालूम है कि सत्ता का सुख सबको चाहिए। एनडीए में रहने वाले हर घटक दल की अपनी मजबूरी होती है कि उसको आगे सत्ता का आनंद लेना है। इसलिए जैसा जैसा बीजेपी के नेता या अमित शाह या नरेंद्र मोदी तय करेंगे, उसी के हिसाब से उनको चुनाव में उतरना होगा। मान मनोबल के बाद सभी घटक दल अमित शाह के कहने पर चुनाव में उतरे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को देखिए किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैलियों में, जनसभाओं में युवाओं की फौज, युवाओं की का हुजूम नजर आता था। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो साफ पता चलता है कि महागठबंधन पूरी तरीके से परास्त हो गया। 22 सीट लेकर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा पार्टी बना, अब महागठबंधन के सबसे ज्यादा बड़ा पार्टी के रूप में दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव होने के घोषणा के तुरंत बाद ही इस बात को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए एसआईआर के खिलाफ में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पे भी अब उंगलियां उठने लगी हैं। पता चल रहा है कि किस तरीके से
चुनाव से 3-4 महीने पहले से सुनवाई चलती रही, चुनाव हो गए, सरकार बन गई, लेकिन अभी तक सुनवाई चल रही है। महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे उस गिरवाई गई और उस पार्टी के 2 फाड़ करवाए गए और वो धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महायुति बनाता है और वहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में सामने आते हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये तय कर दिया था कि अगर आप एनडीए के साथ नहीं हैं तो आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये सबको मालूम था, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम हो, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा हो या जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि किसी की हैसियत नहीं है कि वो एनडीए के खिलाफ में खड़ा हो सके, एनडीए छोड़कर खिलाफत कर सके। समझ लीजिए कि अगर तुम्हें सही सलामत रहना है, ये सीधे सीधे एक चेतावनी रहती है। एनडीए का कोई भी घटक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आवाज़ नहीं उठा सकता। जैसे सेंट्रल से कहा जाएगा वैसा ही आपको करना होगा। हाँ, ये बात है कि जब सत्ता में आते हैं तो एनडीए के घटक दल खूब मलाई काटते हैं, इससे का फ़ायदा उठाने से चूक नहीं रहा है। वैसा ही हाल आप नए मामले में देख लीजिए। जीतन राम मांझी के परिवार के 8-9 लोग सक्रिय राजनीति में हैं, उसमें 3-4 लोग विधायक हैं। उनका लड़का खुद बिहार सरकार में मंत्री है। जीतन राम मांझी खुद केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कहाँ नहीं है परिवारवाद? जब लेकिन सवाल उठता है तो कांग्रेस का परिवारवाद नजर आता है, आपको लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद नजर आता है। लेकिन एनडीए के किसी परिवार घटक दल की जब बात होती है तो वहाँ पर परिवारवाद किसी को नजर नहीं आता है। तो क्या बिहार वालों को अपने पसंद का मुख्यमंत्री भी रखने का अधिकार नहीं है? बड़ी धूमधाम से बिहार वालों ने एक मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री अब राज्यसभा जाएंगे और बिहार वालों को एक मुख्यमंत्री दिया जाएगा कि लो, ये हम तुम्हें मुख्यमंत्री दे रहे हैं, इसी से संतोष करो। लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब आप कहोगे कि किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता, विधायक चुना जाता है, प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, सांसद चुना जाता है। ये बातें 6वीं किताब में हमने भी पढ़ी थी। ये सब मत कहना, व्यवहारिक तौर पे ऐसा नहीं होता है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। बिहार वालों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और अब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। ये जानबूझ के इस तरह के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं कि भेजा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो भेज रहा है, जो बुला रहा है, वही बिहार को मुख्यमंत्री देगा। लो बिहार वालों, हम तुम्हें मुख्यमंत्री दे रहे हैं, इस पर भरोसा रखो। अब कोई कह सकता है कि यार तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है, तुम तो बिहार से बाहर रहते हो। है जरूरत, मैं बिहारी हूं। बिहार की हर बात, चाहे वो सियासी बात हो या आर्थिक बात हो, यहां बेरोजगारी का मसला हो, जो भी मसला है, वहां सेहत का मसला हो, स्वास्थ्य सेवाओं का मसला हो, यातायात का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो, वो मेरे जैसे सभी बिहारियों पर उसका असर पड़ता है। तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन हो, किसके पसंद के हों, इस पर हम क्यों नहीं बोलेंगे? तो अब बिहार वालों को मुख्यमंत्री दिया जा रहा है। अब सुनने में ये चर्चा में है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को सक्रिय राजनीति में उतारने की फिराक में है। ये चर्चा है कि बिहार सरकार में उनको डिप्टी सीएम पद पर बैठाया जाएगा। ये तो एक समीकरण बताया जा रहा, या ये भी हो सकता है कि निशांत कुमार को राज्यसभा सदस्य बनाया जाएगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। वैसे तो इस समय 85 सीट लेकर भारतीय जनता दल यूनाइटेड, उसके पास ही काफ़ी लोग हैं, उसके ही विधायकों की मदद से वो
राज्यसभा जा सकते हैं। वहीं कर्पूरी ठाकुर के लड़के राम प्रसाद ठाकुर को भी राज्यसभा भेजने की चर्चाएं तेज हैं। ये समझ लीजिए कि अब ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अलग थलग होकर अब केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं। उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, या ये कंफर्म हो गया है कि वो अब बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं हैं। ये कह सकते हैं कि जैसे कि विपक्ष ये कहता है कि देश के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड पीएम है, वहीं अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लोग कहने लगे कंप्रोमाइज्ड सीएम है। लेकिन नीतीश कुमार की चालाकी पिछले 20 साल से देखी जा रही है। सत्ता के लिए उन्होंने न जाने कितनी बार पलटी मारी और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने परिवार को एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लाने में सफल दिख रहे हैं। अब पार्टी के अंदर ही भी सुगबुगाहट हो रही है कि क्या नीतीश कुमार बदल गए हैं। दूसरों को परिवारवाद को क्रिटिसाइज करने वाले, आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में सक्रिय करने के लिए उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंप्रोमाइज किया है। इस बात के लिए बिहार में उनके खिलाफ में अब लोग लामबंद होते दिख रहे हैं।